हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या बात करनी है, तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर पे हमने यूनिट स्टार्ट की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो है आपकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके आज हम लोग 9th लेक्चर पे पहुंचे और आज के 9th लेक्चर पे जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये है आपका डायजोनियम कपलिंग। यानी कि आज के लेक्चर पे हम ये सारी चीजों पे डिस्कशन लेंगे कि डायजोनियम कपलिंग क्या होती है, डायजोनियम कपलिंग में जो हमको रिएक्शन मिल रही है वो क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, एग्जाम्पल वगैरह क्या है, ये सारी की सारी चीजें हमने आज के लेक्चर पे ही कवर करनी है। ओके, तो बहुत आसान टॉपिक है, आपको भी डेफिनेटली क्लियर होगा, आप जस्ट सुनते रहिए, आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं डायजोनियम कपलिंग को। तो देखो फर्स्टली मैं आपको डायजोनियम कपलिंग ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए आप खुद ही बताइए, आप इसे देख के थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि डायजोनियम कपलिंग क्या है। ऑब्वियस सी बात है, ये एक टाइप की क्या होगी, ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी। यानी कि डायजोनियम कपलिंग क्या है, एक टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ओके, बट कैसी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, आपको पता है ऑर्गेनिक रिएक्शन तो बहुत टाइप की होती है। इट में बी एडिशन रिएक्शन, इट में बी एलिमिनेशन रिएक्शन, इट में बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डायजोनियम कपलिंग एक टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन तो है, बट किस टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन है, तो मैंने इसको यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि देखो आप जैसे देख सकते हैं कि डायजोनियम कपलिंग को हम किस यूनिट के अंदर पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो आधी चीजें क्या है इसी से क्लियर हो जाती है कि डायजोनियम कपलिंग क्या है, एक टाइप की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ये एक टाइप की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इतनी चीज क्लियर आई। तो डायजोनियम कपलिंग एक टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, आपको वहां पर को एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है। इसलिए अब आप इतना कंक्लूजन कर सकते हैं कि आपकी डायजोनियम कपलिंग में आपके पास क्या होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा और एक क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्योंकि डायजोनियम कपलिंग के अंदर हमने क्या देखना है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। और उन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा और एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। क्योंकि हमको पता है डायजोनियम कपलिंग एक टाइप की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसके अंदर भी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो एज अ एरोमेटिक कंपाउंड बिहेव करेगा, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। आसान था। अब देखिए, अब अगर हम लोग पर्टिकुलरली डायजोनियम कपलिंग पे मैं आपको डिस्कशन कराऊं तो डायजोनियम कपलिंग क्या होगी, तो देखिए एक और चीज यहाँ पे लिखिए कि डायजोनियम कपलिंग, तो आप फर्स्टली समझिए कपलिंग मतलब क्या हुआ। कपलिंग मतलब क्या हुआ कि ऐसी रिएक्शन जहां पर हमारे पास जो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो आपस में कपल करेंगे। कपल करेंगे मतलब आपस में ऐड होंगे, आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये डायजोनियम कपलिंग एक टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन है। एक टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बट ये एक टाइप की कपलिंग रिएक्शन भी है। इट मींस इस रिएक्शन के अंदर जो आपकी ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये आपस में रिएक्शन करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, बट कैसे रिएक्ट करेंगे, कपलिंग के थ्रू, आपस में क्या करके, ऐड होके, आपस में क्या करके, कपल करके। तो ये इनके बीच में कपलिंग होके इनके बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी। इतनी चीज क्लियर आई। अब समझ में आया ना, इतना पॉइंट आपको समझ में। देखो हमने थ्योरी डिस्कस नहीं की, हमने जिस नाम से इसकी बहुत सारी चीजें निकाल ली कि डायजोनियम कपलिंग अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो ये कैसी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो डायजोनियम कपलिंग में हमारे पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा कोई भी, और दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। और इनके बीच में रिएक्शन कैसे होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डायजोनियम कपलिंग की, तो इनके बीच में जो रिएक्शन होगी वो कपलिंग रिएक्शन होगी। यानी कि ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कैसे करेंगे, कपलिंग के थ्रू रिएक्ट करेंगे। यानी कि ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में ऐड होंगे और ऐड होने के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, ऐड ही तो होता है ना, कपल करता है तो ऐड होता है। तो ये जैसे ही ऐड करेगा तो एक ग्रुप जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड में प्रेजेंट है वो आपका एलिमिनेट होगा। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग पर्टिकुलरली डायजोनियम पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अभी हमने कपलिंग पे बात कर ली, बाकी चीजों पे बात कर ली। अब देखो, अब हम लोग पर्टिकुलरली बात करते हैं कि डायजोनियम कपलिंग क्या होता है। तो डायजोनियम कपलिंग क्या होता है, डायजोनियम कपलिंग किसके बेसिस पे, आपका इलेक्ट्रोफाइल कैसा है उसके बेसिस पे इसका नाम पड़ा हुआ है। ओके, कैसे, देखिए अगर मैं बोलूं कि आपकी जो कपलिंग रिएक्शन हो रही है इसमें जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, आप इसमें कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले सकते हैं। क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मतलब ये एरोमेटिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी आप एरोमेटिक कंपाउंड लीजिए। जनरली हम कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे आप फिनॉल को यहाँ पर को आप ले सकते हैं अगर आपने डायजोनियम कपलिंग करानी है। ओके, या फिर आप कोई भी एरोमेटिक अमीन्स को यहाँ पर को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारा क्या था, जैसे मैंने बोला कोई भी आप एरोमेटिक कंपाउंड लो, तो मैंने आपको बता दिया एरोमेटिक कंपाउंड आप कैसे ले सकते हैं, फिनॉल को ले लिया,
लिया, मे बी आपने एरोमेटिक अमीन्स को ले लिया, तो ये कंपाउंड एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एज अ एरोमेटिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं। ओके, अब एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो हमारी ये हो गई। अब हमने एक दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चाहिए जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ बिहेव करे। तो डायजोनियम कपलिंग पे जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने वाला कंपाउंड होता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, वो होता है आपका डाइएजोनियम सॉल्ट। यानी कि डाइएजोनियम सॉल्ट यहाँ पर को एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। मतलब ये चीज समझो, सॉल्ट तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता ना, तो डायजोनियम सॉल्ट को हम यहाँ पर को प्लेस करते हैं। डायजोनियम सॉल्ट किस में कन्वर्ट होता है? डायजोनियम सॉल्ट कन्वर्ट होता है आपका डाइएजोनियम कैटायन में। ओके, और ये डायजोनियम कैटायन यहाँ पर को एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है जब भी हमने डायजोनियम कपलिंग करवानी है। यानी कि अगर आप डायजोनियम कपलिंग करा रहे हैं तो बेसिक चीज आपको समझ में है ना कि डायजोनियम कपलिंग आपने बोला एक टाइप की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके पास होंगे, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोई एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोई इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं ये रिएक्शन को बोलूं कि ये रिएक्शन मेरी डायजोनियम कपलिंग है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, आप कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड ले लीजिए। जनरली हम लोग फिनॉल एरोमेटिक अमीन की यहाँ पर बात करते हैं, बट अगर आप डायजोनियम कपलिंग करा रहे हैं तो उस केस में जो आपका दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, वो आपका पर्टिकुलरली कौन सा कंपाउंड होगा? डाइएजोनियम सॉल्ट होगा। तो डाइएजोनियम सॉल्ट तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। होता क्या है कि ये डाइएजोनियम सॉल्ट किस में कन्वर्ट होता है? डाइएजोनियम कैटायन में कन्वर्ट होता है। और ये डायजोनियम कैटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है? एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर को बिहेव करता है जब भी हम पर्टिकुलरली डायजोनियम कपलिंग पे डिस्कशन लेते हैं। इतनी चीज क्लियर आई? तो जस्ट इतना आपको देखो, हमने क्या ज्यादा डिस्कशन किया ही नहीं, हमने थ्योरी पे बात की नहीं, मैंने जस्ट आपको ऊपर ऊपर ही बता दिया कि डायजोनियम कपलिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो अब आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। हमने यहाँ पर कोई एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है। एक हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एरोमेटिक तो एरोमेटिक हुआ, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ पर को डायजोनियम कपलिंग के केस में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल को हमने लेना है। वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या है? डायजोनियम कैटायन। वो कहां से जनरेट होगा डायजोनियम कैटायन? जब हम लोग डायजोनियम सॉल्ट लेंगे, ठीक है, तो डायजोनियम सॉल्ट से हमारा क्या जनरेट होगा? डायजोनियम कैटायन। और ये कैटायन एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर को बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन हुई, जो भी ओवरऑल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर हुई, उस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम क्या टर्म देंगे? डायजोनियम कपलिंग। इतनी चीज क्लियर है? बस इतना इजी सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी के साथ लेते हुए चलती हूँ, देन हम आगे रिएक्शन मैकेनिज्म एग्जांपल वगैरह डिस्कशन में लेंगे। तो अभी जस्ट सुनिएगा, ये बोल रहा है द एजो कपलिंग। एजो कपलिंग भी आप इसे बोल सकते हैं, डाई एजो कपलिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको ये डाई एजोनियम आपको समझ में आता है ना, डाई एजोनियम मतलब, डाई एजो आपको समझ में आता है, डाई एजो मतलब, एजो मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन की बात करता है। एजो मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन। डाई एजो मतलब दो नाइट्रोजन। तो वही चीज बोल रहा है कि एजो कपलिंग आपकी क्या होती है? ये बोल रहा है एजो कपलिंग इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन जो कि किसके बीच में अकर करती है? विच इज अकर बिटवीन अ डायजोनियम सॉल्ट, जो कि यहाँ पर को क्या है? एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर को बिहेव करता है। और दूसरा कंपाउंड आपका कौन होता है? कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड। और इनकी रिएक्शन के बाद आपको एक एजो कंपाउंड देखने को मिलता है। और एक खास बात यहाँ पर को ये है कि डायजोनियम कपलिंग के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो हमेशा आपको कलर्ड प्रोडक्ट देते हैं। यानी कि आपको क्या है? हमेशा डाई मिलती है आफ्टर रिएक्शन। मतलब आपके पास कोई डायजोनियम सॉल्ट था जो एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और आपने एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया। जब भी आप इनके बीच में रिएक्शन लेंगे, मतलब रिएक्शन अगर प्रोसीड हो गई, तो रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जो आपको एजो प्रोडक्ट मिलेगा, वो हमेशा आपका कलर्ड फॉर्म में होगा। यानी कि कुछ ना कुछ कलर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, और रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है? कलर वो क्यों शो कर रहा है? तो उसका रीजन है कि एक्सिस ऑफ रेजोनेंस, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ बहुत ज्यादा रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर को कलर मिलता है। यानी कि ये पॉइंट को तो आप माइंड पे रखिएगा कि अगर आप कोई भी पिगमेंट देखते हैं, ठीक है, आप जब एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में चले जाएंगे, अगर आप ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन करेंगे, तो वहां आपको पिगमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो वहां भी आपको यही चीज बार बार बताई जाएगी कि अगर आपका कोई भी कंपाउंड है, कोई भी आपके पास पिगमेंट है, वो आपको पिगमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है वो कलर भी शो करेगा। तो कलर शो करने का रीजन क्या होता है? तो रीजन यही होता है कि वहां पर को आपका जो पिगमेंट है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, वहां पर बहुत ज्यादा रेजोनेंस हो रहा होगा। एक्सेस ऑफ रेजोनेंस होने की वजह से वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो यहाँ भी आपको वही रीजन है कि आपको आफ्टर कपलिंग, जब आप कपलिंग रिएक्शन करा लेंगे, तो आपको एजो कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट मिलता है। और इस एजो कंपाउंड में आपको बहुत ज्यादा रेजोनेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट बनता है, जो आपको कंपाउंड मिलता है एज अ प्रोडक्ट, वो आपको हमेशा
हमेशा कलर्ड ही मिलता है। इतनी चीज क्लियर आई। अगली चीज यहाँ पर लिखा है कि ये इन दिस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है ये एक टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में जो आपका एराइल एराइल यहाँ पर को ग्रुप हमने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर जिस एराइल को आप छोड़ के ये भी देख सकते हैं कि डाईएजोनियम कैटायन यहाँ पर को क्या है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और दूसरा, आप कोई भी एरीन को, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड को आप यहाँ पर को ले सकते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली बात है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल ही तो बिहेव करेगा, क्योंकि अगर एक आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा किस में अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल में। तो इलेक्ट्रोफाइल को आपने कहाँ अटैक कराना है, एरीन रिंग में, या फिर आप बोल सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में। तो एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पर को किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो ये आपकी जस्ट बेसिक डेफिनेशन होगी जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि डायजोनियम कपलिंग होती क्या है। ओके, अब आपको मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन दिखा रही हूँ जो आप एग्जाम में जनरली यूज करेंगे। तो वो डेफिनेशन आपकी क्या है डायजोनियम कपलिंग से रिलेटेड। तो ये बोल रहा है कि इफ अ बेंजाइल डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजाइल डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मतलब ये बोल रहा है डाइजोनियम सॉल्ट की बात यहाँ पर को कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डाइएजोनियम सॉल्ट की बात कर रहा है। इसने पर्टिकुलरली नाम दे दिया डाइएजोनियम सॉल्ट का, इसने बोला बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसी डाइएजोनियम सॉल्ट का हम नीचे जब भी एग्जांपल डिस्कशन करेंगे, मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, वहां हम लोग डाइएजोनियम सॉल्ट की प्लेस पे पर्टिकुलरली कौन सा डाइएजोनियम सॉल्ट लेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके, एज अ सॉल्ट। ओके, तो ये बोल रहा है कि इफ अ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद अनदर कंपाउंड, कोई दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा या फिर कपल करेगा। किसके साथ, दूसरा कंपाउंड क्या है, कोई भी कंपाउंड जिसमें आपके पास बेंजीन रिंग हो। बेंजीन रिंग क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड चाहिए, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हमको क्या कराना है, इस कंपाउंड की रिएक्शन कराने की उसे दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। तो जैसे इनके बीच में रिएक्शन होगी तो यहाँ पर को क्या होगी, कपलिंग होती है। ठीक है, ये एज अ कपलिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो कपलिंग एजेंट जनरली हम लोग फिनॉल और एरोमेटिक अमीन को लेते हैं। तो आफ्टर रिएक्शन आपको क्या एक एजो कंपाउंड देखने को मिलता है, और इसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, डाइएजोनियम कपलिंग रिएक्शन। ओके, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेम चीज है कि यहाँ पर जो आपका डाइएजोनियम सॉल्ट है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि कपलिंग रिएक्शन में जब आपका डाइएजोनियम सॉल्ट है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और ये जो रिएक्शन है जनरली आप इसे केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं, इनका मेन रोल ये है कि अगर आपने क्या है डाइज बनाने, इंपॉर्टेंट डाई बनाने मतलब आपको कलर्ड पिगमेंट चाहिए, तो आप क्या है इस रिएक्शन के थ्रू, कलर्ड प्रोडक्ट चाहिए तो आप इस रिएक्शन के थ्रू वो चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो वही चीज दिखा है कि मैनी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कपलिंग रिएक्शन आर द इंपॉर्टेंट डाई, यानी कि इस रिएक्शन के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, एजो प्रोडक्ट जो आपको मिलते हैं वो आपके क्या होते हैं, डाई होते हैं, एक टाइप के कलर्ड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो जस्ट आपको डाइजोनियम कपलिंग पर थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ में आया कि डाइजोनियम कपलिंग होती क्या है। तो एक बार जस्ट इसका थ्योरी हम रिवीजन ले लेते हैं बिना पढ़े हुए, जस्ट आपको मुंह पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो डाइजोनियम कपलिंग क्या हुई। डायजोनियम कपलिंग एक टाइप की कपलिंग रिएक्शन है, बट आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि डायजोनियम कपलिंग एक टाइप की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। आप कैसे एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे, जनरली आप यहाँ पर को फिनॉल या फिर एरोमेटिक अमीन्स का यूज करते हैं, और आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, इलेक्ट्रोफाइल। और अगर आप डायजोनियम कपलिंग की बात करें तो पर्टिकुलर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आपको यहाँ पे लेना है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल होता है आपका डायजोनियम कैटायन, जो कि कहां से जनरेट होता है, डायजोनियम कैटायन तो आपको मिलता नहीं। आपको कैटायन कहां से जनरेट होगा, जब आप डायजोनियम सॉल्ट लेंगे, इसमें जब आप फर्दर रिएक्शन कराएंगे तब आपको मिलेगा डायजोनियम कैटायन। तो यहाँ पर को जो आपका रिएक्टेंट इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका क्या है, डायजोनियम कैटायन। तो आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में कपल करेंगे, और एक प्रोडक्ट हमारा सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब एक ग्रुप हमारा सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये जो रिएक्शन है वो हुई तो आपकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा डाइएजोनियम कैटायन होने की वजह से, डाइएजोनियम सॉल्ट होने की वजह से, इस पूरी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इसे हम बोलते हैं कि ये हमारी कैसी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये हमारी डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन है। यानी कि ये क्या हो गया, डायजोनियम कपलिंग या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक टाइप है। तो बस इतनी सी बात यहाँ पर को हमने बोलनी है, इतनी चीज क्लियर है। अब हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं इनकी रिएक्शंस और मैकेनिज्म पे। ठीक है, तो आप जस्ट नीचे देखिए। अब देखिए, अब हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं डायजोनियम कपलिंग के कुछ एग्जांपल्स। तो जनरली क्या होता है, आपको डायजोनियम कपलिंग के अंदर
तीन रिएक्शंस बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं और वो तीन रिएक्शन को एज ए एग्जांपल के फॉर्म में हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, उनकी रिएक्शन मैकेनिज्म सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, अब ये तीन रिएक्शंस क्या है, तो देखो पहली रिएक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो आपकी डायजोनियम कपलिंग की रिएक्शन है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। अब देखो वही चीज यहाँ पे आपके पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और आपको पता है इन दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड वाला होगा, उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आप क्या बोलेंगे, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर बिहेव करेगा। ओके, और दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका फिक्स है। जब भी आप डायजोनियम कपलिंग की बात करते हैं तो आपका इलेक्ट्रोफाइल आपका फिक्स रहता है। आपको पता है कौन रहता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर को, एराइल डायजोनियम कैटायन। और आपको पता है ये डायजोनियम कैटायन जो आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये कहां से ऑब्टेन हुआ है, डायजोनियम सॉल्ट से ऑब्टेन हुआ है। और हम कौन सा डायजोनियम सॉल्ट यहाँ पर लेने वाले हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं। और ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे एग्जाम्पल में आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि ये जो डायजोनियम कैटायन है, ये तो आपका फिक्स रहेगा, बट आपके क्या है ये एरोमेटिक कंपाउंड जो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ बिहेव कर रहा है, ये आपको अलग अलग बदलते रहेंगे। यानी कि तीनों एग्जाम्पल में आपको अलग अलग टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड लेने। ओके, और उसी की वजह से क्या है आपको अलग अलग टाइप का एजो कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। और जिसकी वजह से जैसे मैंने बोला ये एजो कंपाउंड क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर के लिए, तो जिसकी वजह से क्या है आपको अलग अलग टाइप के कलर्ड प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे एज अ एंड प्रोडक्ट। इतनी चीज क्लियर आई। तो पहला एग्जाम्पल पे हमारा क्या है, देखिए पहले एग्जाम्पल पे हमारा न्यूक्लियोफाइल पे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, बेंजीन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट, यहाँ पर को एज अ सॉल्ट मतलब डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट को हमने यहाँ पर को लिया हुआ है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब ये तो हमारा फिक्स ही रहेगा, बट हम लोग पहले एग्जाम्पल पे जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है इसे हम क्या ले रहे हैं, फिनॉल को ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करानी है, इनके बीच में रिएक्शन करानी है। और जैसे अगर आप इनके बीच में रिएक्शन देखेंगे, एक और चीज यहाँ पर नोट कर लीजिए कि यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन होती है वो जनरली बेसिक कंडीशन में होती है। यानी कि आपको इस रिएक्शन कंडीशन में पीएच कितना लेना है, 9 to 10 लेना है, यानी कि बेसिक कंडीशन आपने यहाँ प्रोवाइड करानी है। ओके, तो देखेंगे जैसे आप इनके बीच में रिएक्शन कराएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन हुई, यानी कि ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कपल कर गया। और कपल करने के बाद देखिए आपको ये एजो कंपाउंड देखने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं एन डबल बॉन्ड एन है, दोनों एरोमेटिक कंपाउंड मतलब दोनों बेंजीन वाली रिंग के साथ, ये भी आपका रेजोनेंस वाली रिंग है, ये भी आपकी रेजोनेंस वाली रिंग है। तो यहाँ पर आपको क्या है, एक एजो कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट आपको देखने को मिला। और इस एजो कंपाउंड का यहाँ पर को जो कलर होगा वो पर्टिकुलरली कैसा होगा, इस केस में यानी कि जहां पर को आप एरोमेटिक कंपाउंड को न्यूक्लियोफाइल को कौन ले रहे हैं, फिनॉल एज अ न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, तो उस केस में जो आपको एजो कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट मिला, इसका कलर आपको पर्टिकुलरली क्या देखने को मिलेगा, येलो ऑरेंज देखने को मिलेगा। तो इस एजो कंपाउंड का कलर आपका क्या मिलता है, येलो ऑरेंज मिलता है। और क्यों मिलता है आपको मैंने पहले भी बता दिया, कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रेजोनेंस। आप देख सकते हैं यहाँ भी आपका रेजोनेंस है, यहाँ भी आपको रेजोनेंस है, और यहाँ पे आप देखो ये पूरा रेजोनेंस होगा, देन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड देन यहाँ पर को कंजुगेशन पूरा। ओके, इसका मतलब क्या है, ये पूरी रिंग यहाँ पर को क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ रेजोनेंस होने की वजह से ये जो प्रोडक्ट बना है आपको एज अ प्रोडक्ट, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो यहाँ पर जस्ट वही चीज दिखाई है। अब देखो रिएक्शन कैसे भी वो हम मैकेनिज्म पे डिस्कस करेंगे, अभी जिसमें आपको थोड़ा रफली आपको चलो बता ही देती हूँ। तो होता क्या है यहाँ पर देखिए, आपका ये एरोमेटिक कंपाउंड है, फिनॉल आपका एज ए एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आप देखो इस फिनॉल से जो आपकी ये पैरा पोजिशन है, ये आपकी पैरा पोजिशन है, यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ही होगा। तो होता क्या है, जब भी आप इनकी रिएक्शन कराते हैं मैकेनिज्म में हम इसे प्रॉपर्ली देखेंगे, अभी जस्ट रफली बता रही हूँ कि ये हाइड्रोजन एटम क्या करता है, इस क्लोरीन के साथ निकल जाता है। आपको पता है ये आपका हाइड्रोजन एटम है, और आपको ये चीज पता है ना, हाइड्रोजन एटम पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे पॉजिटिव एलिमेंट है। और अगर ये पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे पॉजिटिव एलिमेंट है तो ये किसके साथ अटैच होना चाहता है, एक नेगेटिव एलिमेंट के साथ। ओके, तो अब देखिए पहले जो फिनॉल की अगर हम बात करें तो उस केस में जो हमारा हाइड्रोजन था वो अटैच कर रहा था किसके साथ, कार्बन के साथ। अब जब आप इसको क्या है दूसरे सॉल्ट के साथ इसे रिएक्ट करा रहे हैं तो आपको पता है सॉल्ट में आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अब ये कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा और क्लोरीन के साथ अप्रोच करेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव एलिमेंट है, इसे अपने साथ बॉन्ड बनाने के लिए एक नेगेटिव एलिमेंट चाहिए। तो अगर आप कार्बन और क्लोरीन में से नेगेटिविटी चेक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ के क्लोरीन के साथ अप्रोच कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से HCl आपका बाहर हो जाएगा, और यहाँ से इस पॉइंट से आपका क्या है, ये बॉन्ड बनेगा, यानी कि यहाँ पर आपका एंड, ये आपका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ना, ये पाई बॉन्ड क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज में जाएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज
बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको N डबल बॉन्ड N मिलेगा, यहाँ पे आपका कार्बन होगा, ये कार्बन आपकी नाइट्रोजन से अप्रोच करके क्या बनाएगा, ये फिनॉल वाली रिंग आपकी एज इट इज है, इस कार्बन से अप्रोच किया आपने नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड देन बाकी आपका फिनॉल ग्रुप एज इट इज। बस आपने किसको एलिमिनेट किया, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, और आपको मिल गया आपका एजो प्रोडक्ट। कितना आसान था, बस आपने इतना ही करना। मैकेनिज्म में आपको ये प्रॉपर बताऊंगी, अभी चीज इतना सुनिए, इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो ना, इस टाइप की कपलिंग रिएक्शन को आप सीएन कपलिंग भी बोलते हैं। सीएन कपलिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो कपलिंग हुई, आपने कपलिंग किसके बीच में कराई, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कराई, यानी कि कपलिंग किसके बीच में हुई, नाइट्रोजन और किसके बीच में हुई, कार्बन के बीच में हुई, जिसकी वजह से इस कपलिंग को आप क्या बोलते हैं, सीएन कपलिंग। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, इसको हम नीचे मैकेनिज्म पे डिस्कस करेंगे। तो अभी दूसरा एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या है, वही है आपका इलेक्ट्रोफाइल, तो आपका कॉमन है, ठीक है, ये आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोरीन क्या है, यहाँ पर क्लोरीन सॉल्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर आपका कॉमन है। बट इस केस में हम लोग क्या है, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल हम लोग लेने वाला है, हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड हम जो लेने वाला है, ये है आपका नेफ्थलीन टू ऑल। नेफ्थलीन टू ऑल मतलब आपने नेफ्थलीन की रिंग बनाई है, इसके सेकंड पोजीशन में आपने ऑल लगाई है, फर्स्ट पोजीशन ये आपकी सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन में आपने ऑल लगाया, तो ये एज अ यहाँ पर को एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर आप बोल सकते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है। इनके बीच में आपने सेम रिएक्शन ही होगी, वही चीज आपने यहाँ पर करनी है, सेम रिएक्शन होगी। बट इस केस में जो रिएक्शन होती है ना, यहाँ पे जो आपका कार्बन कपलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका बीटा कार्बन होता है, ये आपकी अल्फा पोजिशन, ये आपकी बीटा पोजिशन। तो इस बीटा पोजिशन में जो कार्बन एटम है, ये आपका कपलिंग कराता है। कपलिंग करने के बाद क्या है, वही होगा, यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएगा, बचेगा आपका नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन किसके साथ अप्रोच करेगा, इस कार्बन के साथ। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये बन गया आपका एजो प्रोडक्ट। ओके, अभी कैसे बना मैकेनिज्म पे डिस्कस करेंगे। और इस एजो प्रोडक्ट का जो कलर होता है, पर्टिकुलरली अगर हम ये वाला केस लें, ये वाला एग्जांपल लें, जहां पर हम लोग नेफ्थलीन टू ऑल को एज अ एरोमेटिक कंपाउंड, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करा रहे हैं, तो इस केस में जो एजो प्रोडक्ट हमको मिलता है, इस एजो प्रोडक्ट का जो कलर होता है वो रेड होता है, यानी कि रेड एजो कंपाउंड, रेड एजो प्रोडक्ट हमको यहाँ पर को ऑब्टेन होता है। इतनी चीज क्लियर है। थर्ड एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल पे आप देखिए, तीसरे एग्जाम्पल पे हमसे क्या बोल रहा है, तीसरे एग्जाम्पल पे सेम चीज है कि हमारा जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, तो इसको तो हमने यहाँ पर एज इट इज है, एज अ न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है, लेकिन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अब हम लेने वाले हैं, ये है आपका फिनाइल अमीन। ओके, तो फिनाइल अमीन को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया है, तो इस केस में भी क्या होगा, सेम चीज, ये आपका यहाँ पे ये जो आपकी मेटा पोजीशन में जो कार्बन एटम है, इसका हाइड्रोजन एटम किसके साथ बाहर निकलेगा, क्लोरीन के साथ। बचा यहाँ पर को इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर को N डबल बॉन्ड N बचेगा। यहाँ से कार्बन आपका अप्रोच करेगा इस नाइट्रोजन के साथ, जिसकी वजह से कपलिंग होने के बाद कुछ ऐसा एजो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये पीएच मतलब ये पूरी फिनाइल ग्रुप की बात की है, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसके साथ ये पूरी फिनाइल ग्रुप, या फिर आप इसको पूरा खोल के लिख दीजिए ऐसे, तो ये फिनाइल ग्रुप आपको यहाँ पर ऑब्टेन हुई। तो यहाँ पे बना आपका अगेन एजो कंपाउंड, और इस केस में ये जो एजो कंपाउंड होता है, इसका जो कलर होता है वो होता है येलो कलर, यानी कि ये जो एजो कंपाउंड, अगर इस केस में जहां पर आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका फिनाइल अमीन है, तो इस केस में जो आपको एजो प्रोडक्ट एज मिलता है, एंड प्रोडक्ट, ये आपका येलो कलर का होता है। और येलो कलर के लिए क्यों ये रिस्पॉन्सिबल है, आपको पता है, यहाँ पर को क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ रेजोनेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा रेजोनेंस होने की वजह से पूरी सिस्टम, पूरी रिंग आपकी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पर को कलर के लिए ये सिस्टम, ये कंपाउंड आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये तीन एग्जाम्पल को जनरली आप यहाँ पर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये तीनों एग्जाम्पल की ना मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं सारे केस में हम एक ही काम कर रहे हैं कि हमने हमारे न्यूक्लियोफाइल से हाइड्रोजन को निकाला और इलेक्ट्रोफाइल से क्लोरीन को निकाला। हम पर्टिकुलरली इस इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो क्लोरीन ही बार बार एलिमिनेट होगा, और जैसे ये दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं, डायरेक्टली आपका बॉन्ड बन के डायरेक्टली कपलिंग होकर आपको एज अ प्रोडक्ट, एज अ एंड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। ओके, और तीनों रिएक्शंस में, तीनों एग्जांपल में आपको सेम ही मैकेनिज्म फॉलो करनी है। तो हम जिस एक मैकेनिज्म यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बाकी दोनों के लिए, बाकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं सबके लिए मैकेनिज्म बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है। तो हम मैकेनिज्म पे बात कर लेते हैं। हम जस्ट नीचे देखिए, बहुत आसान मैकेनिज्म है, आप जस्ट सुनते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म को, ठीक है। तो मैकेनिज्म में कुछ नहीं करना है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लेते हैं, अपना एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम फिनॉल वाले की बात कर रहे हैं, आपने अपना एरोमेटिक कंपाउंड लिया। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब आपने सबसे पहले अपना न्यूक्लियोफाइल लिया, ठीक है। तो हमने फिनॉल एज अ न्यूक्लियोफाइल था, तो मैंने यहाँ पे फिनॉल को प्लेस कर दिया। और मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन हो रही है वो बेसिक मीडियम में हो रही है, तो मैंने OH, बेसिक मीडियम मतलब OH नेगेटिव आयन, तो मैंने यहाँ पर को OH नेगेटिव आयन लिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है, सारा खेल इन दोनों के बीच से स्टार्ट होता है। तो हमने क्या किया, देखो OH नेगेटिव आयन आपका बेसिक कंडीशन हुआ,
तो ये क्या करेगा, सीधे डायरेक्टली क्या है, हाइड्रोजन से अप्रोच करेगा, यानी कि ये OH नेगेटिव आयन यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर सकता है ना। तो इसने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ आपका क्या है, एसिडिक है, क्योंकि फिनॉल्स के साथ अप्रोच कर रहा है ना, और आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ अप्रोच कर रहा है, ओके। और एसिडिक हाइड्रोजन बहुत आसानी से रिमूव भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका हाइड्रोजन एटम क्या है, ऑक्सीजन के साथ अप्रोच कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, और आपको पता है ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है वो एक टाइप का एसिडिक हाइड्रोजन है, जिसे आप इजिली रिमूव कर सकते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन की मेन बात क्या होती है, मेन फीचर क्या होता है कि इसे आप इजिली रिमूव करा सकते हैं। तो आपने हाइड्रोक्सी ग्रुप की हेल्प से यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करा है, ओके। अब आप खुद ही सोचिए, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बीच से बॉन्ड टूटेगा, तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे आप जो क्लीवेज कराते हैं वो कौन सी क्लीवेज होगी, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, ओके। और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज आपको क्या बोलती है कि अगर आपने क्लीवेज कराई तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आपको एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर शिफ्ट करना होगा, और वो पर्टिकुलर एटम कौन होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन। तो आफ्टर बॉन्ड क्लीवेज आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन चलेगी ऑक्सीजन के पास, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ले गया, तो हाइड्रोजन बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हमको क्या मिला, हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज बाहर निकला, और बचा कौन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर बन गया नेगेटिव चार्ज। तो देखो आपको कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पर को मिलेगा। इतनी चीज क्लियर आई। अब आप क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर को रेजोनेंस हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज को हम एज अ बॉन्ड की तरह कंसीडर करते हैं। तो ये आपका बॉन्ड हुआ, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ओके। इट मींस यहाँ पर आपका पूरा रेजोनेंस हो रहा है। तो हमने क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज को जैसे रेजोनेंस में इन्वॉल्व किया, तो हमको क्या देखने को मिला, दूसरी इंक यूज करती हूँ, हमको क्या देखने को मिला, हमने इस नेगेटिव चार्ज को कहाँ शिफ्ट किया, इस पोजिशन में, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड मिला। अब यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड मिला, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले कार्बन, तो ये वाला कार्बन अनस्टेबल हो गया, क्योंकि ये पेंटावेलेंट हो गया। अब हमको इस कार्बन एटम को, मतलब सॉरी, इस डबल बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट करना होगा, इस पोजीशन में। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम इस बॉन्ड का क्या करेंगे, इस बॉन्ड को इस कार्बन एटम के ऊपर भेजेंगे, और एज अ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है, मैं बार बार बोलती हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो, कोई भी आपके पास बॉन्ड हो, या फिर कोई भी नेगेटिव चार्ज हो, ये आपस में कभी भी इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तीनों चीजें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन से बनी हुई है, ठीक है। दो, अगर आप लोन पेयर देखेंगे, लोन पेयर में भी दो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड देखेंगे, बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज देखेंगे, नेगेटिव चार्ज में भी दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारी की सारी चीजें आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती है। तो आपने यहाँ से जो बॉन्ड था, इसे आपने यहाँ पे शिफ्ट किया एज अ नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर बन गया आपका नेगेटिव चार्ज। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आया, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया इस पोजीशन में, तो आपको देखो कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिला। तो बस आपने यहाँ पर को फिर रेजोनेंस करवाना है, ठीक है। अब क्या हुआ, बस आपके जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड था, यानी कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल था, इसका इतना ही रोल था, और आपकी बेसिक कंडीशन का भी इतना ही रोल था। यानी कि आपने पहले क्या करना है, अपने न्यूक्लियोफाइल यानी कि अपने एरोमेटिक कंपाउंड को रिएक्ट कराना है बेसिक कंडीशन में, जिसकी वजह से आप कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो आपको प्रोडक्ट मिला ना, इस केस में ये यहाँ पर को कपलिंग के लिए तैयार है, यानी कि इसकी वजह से आप यहाँ पर को कपलिंग कराएंगे। किसकी कपलिंग कराएंगे, आपके इलेक्ट्रोफाइल की। यानी कि अब आप अपना इलेक्ट्रोफाइल लाए, और आपने बोला क्योंकि हमको न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना, न्यूक्लियोफाइल चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड क्या एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल है, इट मींस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हमने लगाना है। तो आप जिस इतना सोचिए, हमने इसे न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए इतनी रिएक्शन करवाई, यहाँ पे बन गया हमारा नेगेटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियोफाइल। अब हम इसकी कपलिंग कराएंगे अपने इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ओके। अब इलेक्ट्रोफाइल की कपलिंग कैसे होगी, तो देखिए एक चीज माइंड पर रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि आपने इस नेगेटिव चार्ज को पकड़ा और इस नेगेटिव चार्ज की डायरेक्ट बॉन्डिंग करा दी इस पॉजिटिव नाइट्रोजन सेंटर से, ओके। ऐसे यहाँ पर को कपलिंग नहीं होती। कपलिंग कैसी होती है, आप जस्ट यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने देखो ये आपका हुआ न्यूक्लियोफाइल, ये हुआ आपका इलेक्ट्रोफाइल, ओके। अब इनके बीच में कपलिंग कैसी होती है, बहुत आसान है, अब सारा खेल यहीं पर हमने करना है। तो देखो कपलिंग कैसे हुई, आपने क्या किया, देखो यहाँ पे आपका जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, अभी इसने कुछ नहीं किया, आपने जिस क्या किया यहाँ पर को, ये जो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, नीचे की तरफ फोकस करिएगा, तो समझ में आ रहा है।
उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड है, क्लियर है। अब इसने यहाँ पर अब इसके साथ कपलिंग की, यहाँ पर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन, सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड है, जरा चेक करो। अब यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, फोकस करेगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सी तरफ फोकस करेगा। सो बहुत ध्यान से फोकस करेगा। उस बॉन्ड बना नहीं सकता, 5 बॉन्ड नाइट्रोजन को भी बनाता नहीं। इस केस में होगा कुछ यूं कि ये जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देगा। उस केस में ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए अब क्या होगा, तो सारे खेल अब आपका स्टार्ट होगा इस न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है। तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव स्पीसीज है। यहाँ पर आपका जो कार्बन एटम है इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये कार्बन एटम क्या करेगा, आपको पता है नेगेटिव चार्ज कभी भी बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। तो इनके बीच में आपने कपलिंग करानी है। तो देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाना चाहिए मुझे। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको तो देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब आपने क्या करानी है कपलिंग, यानी कि देखो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका क्या है इलेक्ट्रोफाइल। इनके बीच में आपने कपलिंग करानी है। तो कपलिंग कैसे होगी, ठीक है, तो कपलिंग कुछ नहीं करना। देखो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज है। और अभी अभी मैंने आपको जैसे बोला कि नेगेटिव चार्ज कभी भी बॉन्ड में और कभी भी क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकते हैं, बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच में कपलिंग करानी। कपलिंग मतलब इन दोनों को आपस में ऐड करना है, आपस में इनका कपल करना है, ठीक है। तो कपलिंग के लिए हम ये जो कार्बन एटम यहाँ पे बैठा है ये बोलेगा कि मेरे पास चलो नेगेटिव चार्ज है। और आपको पता है कार्बन एक पॉजिटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये स्पीसीज आपकी हाईली अनस्टेबल होगी। तो होगा क्या, यहाँ पे जो आपका कार्बन एटम है ये बोलेगा कि मैं अपने नेगेटिव चार्ज को किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, बॉन्ड में। और किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन एटम है ये इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो हमने इसका अप्रोच करा है इस नाइट्रोजन एटम से, ओके। अब ये नाइट्रोजन एटम देखो, अगर यहाँ से आप इसका एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएंगे तो ये नाइट्रोजन एटम अभी आपका बैलेंस है। देखो इसके ऊपर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये स्टेबल है, ओके। अब आपने क्या किया, कार्बन को लेके आए, कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उससे बोला कि चलो हम दोबारा एक और नया बॉन्ड बना रहे हैं इस नाइट्रोजन के साथ। तो इस नाइट्रोजन के पास एक्सेस ऑफ बॉन्ड हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इनमें से आपको बॉन्ड तोड़ने में कोई दिक्कत तो रहेगी नहीं, मतलब दिक्कत रहेगी बट आप इसके बॉन्ड को पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हैं इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो वही चीज यहाँ पर हुई, आपका जो पाई बॉन्ड था इसे आपने शिफ्ट किया इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो आपको पता है पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड अगर ऊपर शिफ्ट होगा तो बन जाएगा नेगेटिव। और इस नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो अगर इसके ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज डाल दिया और इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस। यानी कि यहाँ पर को नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हुआ और ये वाला नाइट्रोजन आपका बैलेंस हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये क्लोरीन आपका बाहर की ओर एलिमिनेट हो जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव आपका बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपकी रिएक्शन कंडीशन में, देखो मैंने इतना इरेज करा दिया, आपको क्या मिलेगा, आपकी रिएक्शन कंडीशन में इन दोनों ने आपस में अप्रोच किया। समझ में आना कैसे हुआ, ये आपका क्लोरीन नेगेटिव है, यहाँ आपका ट्रिपल बॉन्ड है, आपने यहाँ अप्रोच करा है। तो जैसे इसने यहाँ बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से रिएक्शन कंडीशन से क्लोरीन आपकी बाहर निकल गई। क्लोरीन आपकी बाहर निकली, बचा आपका यहाँ पर को नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो हमने इसको भी बैलेंस कर दिया। यहाँ पे सिर्फ बचा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इनके बीच में क्या होगी, कपलिंग होगी। तो प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा मिला, ये आपका बॉन्ड ऐसा ही है, ये स्ट्रक्चर आपका एज इट इज है। इसमें जो आपका कार्बन एटम था इसने अटैच किया किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ अप्रोच किया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। और ये आपके फिनाइल रिंग एज इट इज है और क्लोरीन आपका क्लोरीन नेगेटिव आपकी रिएक्शन कंडीशन से बाहर निकल गया, ओके। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि देखो ये तो आपका बना। अब हमने बात करनी है कि इसे एजो कंपाउंड, ये आपका एजो कंपाउंड टाइप का तो प्रोडक्ट बना आपको, बट इस एजो कंपाउंड में क्या है, हमने एरोमेटिसिटी को गेन करना है। क्यों गेन करना है, क्योंकि हमें पता है जब तक यहाँ पर एरोमेटिसिटी गेन नहीं होगी तो यहाँ पर को पूरा सिस्टम क्या है, कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। और अगर ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा तो एजो कंपाउंड जो हमें ऑब्टेन हो रहा था वो कलर्ड नहीं होगा। बट हमें पता है हमारा जो एजो कंपाउंड रिएक्शन के बाद एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है, उस एजो कंपाउंड का कुछ न कुछ कलर होता है। तो कलर करने के लिए, मतलब कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो जो हमारा प्रोडक्ट बना। तो इसका मतलब यहाँ पर को हमने एरोमेटिसिटी को गेन करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इस पोजीशन में, ये जो पोजीशन है इसमें अभी भी एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है।
तो जो ये रिएक्शन कंडीशन में क्लोरीन था, ये क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एटम को बाहर निकालेगा, क्योंकि आपको वही चीज मैंने बताया कि हाइड्रोजन एटम पॉजिटिव एलिमेंट है, इसने इनिशियली कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और अब इसे मौका मिल रहा है क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने का। तो आपको पता है पॉजिटिव एलिमेंट किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, नेगेटिव। तो कार्बन और क्लोरीन को अगर आप कंपेयर करेंगे कौन ज्यादा नेगेटिव है, तो आपको पता है क्लोरीन। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा और क्लोरीन के साथ नया बॉन्ड बना लेगा। अब अगर कार्बन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से टूटेगा। और किसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि जैसे यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन ने अपने हाइड्रोजन को दिया है, यानी कि HCl आपको रिएक्शन कंडीशन से बाहर मिला। और मैंने आपको जब रिएक्शन करवाई थी, यहाँ जस्ट रिएक्शन जब मैंने बताई तो मैंने बोला हम लोग HCl निकालते हैं, तो अब आपको समझ में HCl कहाँ से निकला, HCl निकलता है आपकी इस पोजीशन से। अब हुआ क्या, यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज मिला, तो अब आपने क्या किया, देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो आपने इस नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट किया यहाँ पर, जैसे आपने ऊपर डिस्टर्ब किया था ना रेजोनेंस, अब यहाँ पर को दोबारा रेजोनेंस स्टेबल करना है, तो अब आप क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को ऊपर भेजेंगे, इसको यहाँ पे भेजेंगे, इसको भेजेंगे ऊपर, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे पूरे सिस्टम में क्या है, वापस से रेजोनेंस, वापस से कंजुगेशन जनरेट हो गया। तो यहाँ पे तो पूरा कंजुगेशन हुआ, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आया। ओके, अब क्या होगा, अब आपने जो ये HCl निकाला था, ये HCl वापस से आएगा और HCl में आप क्या कर सकते हैं, HCl आपका एसिड ही है और आपको पता है इस एसिड से आप आसानी से H को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपका जो हाइड्रोजन है आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, तो हाइड्रोजन को निकालना आपका बहुत आसान है क्योंकि ये आपका एसिड है। तो अगेन आपने इस HCl से मांगा H पॉजिटिव आयन, तो जैसे आपको H पॉजिटिव आयन मिला तो आपने इसके साथ किसके अप्रोच करा है, देखो H पॉजिटिव आयन किसके साथ अप्रोच कर गया, ऑक्सीजन नेगेटिव। तो जैसे इन्होंने आपस में अप्रोच किया तो आपको यहाँ मिल गया हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो देखो फाइनली आपको वो ही प्रोडक्ट यहाँ पर को मिल गया, ये है आपका डाई। इतनी चीज क्लियर है, तो बस यही तो करना था। अब आप कोई भी रिएक्शन देख लीजिए, जो भी एग्जांपल हमने ऊपर डिस्कस किए, हर जगह आपने यही करना है। तो एक बार जस्ट दोबारा रिवीजन लेते हैं मैकेनिज्म का। तो जस्ट इतनी चीज माइंड पर रखिए, पहले आपने लेना है अपना न्यूक्लियोफाइल। तो हमने फिनॉल को न्यूक्लियोफाइल लिया है और आपको बताया मैंने कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो बेसिक मीडियम में हो रही है। बेसिक मीडियम रिस्पॉन्सिबल फॉर OH नेगेटिव आयन, और OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा। तो जैसे इसने हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया, ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। अब आपने यहाँ पर को क्या है, जितना भी रेजोनेंस यहाँ पर हो रहा था, कंजुगेशन जो था उससे आपने डिस्टर्ब किया। तो डिस्टर्ब कैसे किया, इस नेगेटिव चार्ज को नीचे शिफ्ट किया, इसे आपने नीचे शिफ्ट किया, इसे आपने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट किया। क्यों किया, क्योंकि आपको क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल बनाना है। न्यूक्लियोफाइल मतलब आपको एक ऐसी स्पीसीज चाहिए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो आपने यहाँ पर को कंजुगेशन कैसे डिस्टर्ब किया, देखिए मैं दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, आपने इस नेगेटिव चार्ज को नीचे भेज के डबल बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पे जो पहले आपका बॉन्ड था वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे। और जो यहाँ पे बॉन्ड था वो आपका कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर एज अ नेगेटिव चार्ज। तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल। ओके, इतना आप सोच सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसकी कपलिंग करानी है किसके साथ, आपकी इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। अब आपने इनमें डायरेक्ट कपलिंग नहीं करानी, कपलिंग कराने के लिए आप क्या करेंगे, आपकी जो कपलिंग होती है, ये आपको मैंने बोला जैसे ये CN कपलिंग है, यानी कि यहाँ आपका कार्बन एटम नाइट्रोजन से अप्रोच करता है डायरेक्टली, तो आपने इसका अप्रोच कराया इसके साथ। यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पर नाइट्रोजन पॉजिटिव था, तो जैसे इसने यहाँ बॉन्ड किया तो इसने अपना पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट किया, क्योंकि ये आपका अनस्टेबल हो जा रहा था ना, एक नया बॉन्ड बनने की वजह से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो इसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना एक पाई बॉन्ड को नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट किया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन स्टेबल हुआ, क्लोरीन आपका बाहर निकला। तो क्लोरीन जैसे आपका बाहर निकला, क्लोरीन एज अ नेगेटिव चार्ज बाहर एलिमिनेट हुआ, बाकी की चीजें यहाँ पर को कपल होगी। बट ये तो आपका कपलिंग तो हुई, यहाँ पर आपको एजो प्रोडक्ट भी देखने को मिला, बट इस प्रोडक्ट में एरोमेटिसिटी नहीं है। और अगर यहाँ पर एरोमेटिसिटी नहीं है, कंजुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं बन रहा, तो होगा क्या कि यहाँ पर कोई अगर रेजोनेंस ही नहीं है तो ये रिस्पॉन्सिबल तो कलर के लिए होना नहीं चाहिए। बट हमें पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर को कलर शो करना है, तो हमने यहाँ पर को एरोमेटिसिटी को वापस से गेन करना होगा। तो एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो कार्बन एटम था इसके हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर जनरेट हुआ कि नेगेटिव चार्ज। तो जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हुआ, इसे हमने वापस से कंजुगेशन में इन्वॉल्व किया और यहाँ पर हमारा कंजुगेशन जनरेट हुआ, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर स्टिल आपका नेगेटिव चार्ज है। तो इसको बैलेंस करने के लिए वापस से हमने हमारा एसिड लिया, HCl हमारे पास एसिड रिएक्शन कंडीशन में प्रेजेंट है। इस एसिड से हमने H पॉजिटिव आयन को लिया और इसे डोनेट कर दिया ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से फाइनली हमारा प्रोडक्ट यानी कि डाई हमको ऑब्टेन हुआ। और सेम रिएक्शन मैकेनिज्म आपने इन दोनों रिएक्शंस के लिए, जो बची हुई रिएक्शन है जिसमें आपको येलो एजोडाई और आपको कौन सी रेड एजोडाई मिल रही है, इनके लिए भी आपने सेम रिएक्शंस करवानी है, ठीक है। क्योंकि देखो सारी चीजें तो आपकी एज इट इज है, सब कुछ सेम है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर आई। तो यही था आज हमारा टॉपिक, जिस पर हमने किसके बारे में बात की, जिसके अंदर हमने बात की डायजोनियम कपलिंग। तो होप आपको समझ में आया होगा डायजोनियम कपलिंग का
कॉन्सेप्ट, कैसे आपकी कपलिंग हो रही है। बस आपने कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत थ्योरी लिखना है कि डायजोनियम कपलिंग होती क्या है, एंड देन इसके 3 एग्जांपल और इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह डिस्कस करानी है। इतनी चीज क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा डायजोनियम कपलिंग का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अभी हम लेक्चर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।